संस्कारी बहू की बेशर्म सास। बिलासपुर गांव में एक बड़ी ही बेशर्म सास और संस्कारी बहू की जोड़ी रहती थी। गांव चुगली मंडली में उन सास बहू के आचार व्यवहार पर प्रत्येक दिन टिप्पणी होती रहती थी। आइए एक नजर उनकी बातों पर प्रतिबिंबित करते हैं। अरे रूपा, पुरनिये की बातों पर तो इस रासवती ने पाबंदी लगा दी। और नहीं तो कब पुछते पुरनिये कह गए रहे कि आए वाले भावी भविष्य में सास संस्कारी और बहू बीमारी मादल बदल होई मगरी। ससुरी रासवती ने अपनी बेशर्मी से बिलासपुर की बेला ही बदल दी है। आखिर कौन है रसवती जिसके लिए औरतों के मुंह से बुरा बखान निकल रहा है? 55 वर्षीय रासवती सांवरी की सास है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा तन भड़ के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। अरे ओ बेशरम बेहुदा औरत, जरा सा तो शर्म कर ले। अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघकर सरहद की सीमा पर चढ़ने का इरादा है क्या? बनवारी जी, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे आज भी मुझ में वही अदाएं हैं जो सालों पहले थी। अरे आज भी जब मेरी जुल्फें उड़ती हैं ना, तो कितने कुंवारों के दिल मचल जाते हैं। रसवती को खुद का बखान करता देख दरवाजे से दस्तक देती हुई उसकी संस्कारी बहू सांवरी हाथों में पूजा की थाली लिए अंदर आकर कहती है, माँ जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना हर बार सही बात नहीं है। मेरी सोच से उम्र सीमा के इस पड़ाव पर आपको अपने शौक को थोड़ा सीमित कर देना चाहिए। अरे अब तू सिखाएगी अपनी सास को कि मुझे कैसी वेशभूषा और हाव भाव से रहना है। रसवती से ज्यादा बकैती ना करना बहू। बेचारी बहू अपनी बेशर्म सास की बोली सुनकर चुप्पी साधने को समझदारी समझती है। दिन ढलता है, फिर उसी सांझ सब्जी का ठेला लिए हरिया रासवती के घर के सामने से गुजर रहा होता है। लो भैया, लाजवाब आलू, ये कच्चे कद्दू, भरता भिंडी, अरे ले जाओ ताजी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। आवाज सुनकर रसवती बाहर आती है। उसका उम्र से बढ़कर साज सज्जा देखकर हरिया हैरान रह जाता है कि रासवती कहती है, अरे ओ भाजी वाले भैया, कैसे दिए हैं कद्दू? वैसे तो मंडी से महंगा मोल लेकर आए हैं मगर आपके लिए सस्ता लगा देंगे भौजाई जी। वैसन एक ठो बात बोले, आपका चेहरा ना ये टमाटर के जैसा लाजवाब लाल लग रहा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। एक मेरे पति परमेश्वर हैं जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं जानी। अरे भौजाई जी, जरूर उनकी नजर में खोट होगा। चलिए। अरे अब मेरा बखान बंद करो और ये सारी सब्जियां तौल दो। हरिया फटाफट से हाथ चलाते हुए सारी सब्जियां बांधते हुए बुदबुदाता है, अरे क्या बात है, आज की बोहनी तो बड़ी जोरदार होने जा रही है। सारी सब्जियां यहीं सफाचट हो गईं। रसवती हरिया से सारी सब्जियां लेकर घर में घुसने लगती है कि हरिया कहता है, अरे भौजाई जी, मेरे पैसे? रसवती हरिया की ओर ताक कर आंख मारती है कि हरिया कहता है, अरे ओ भौजाई जी, अपने नैनों की बिजुरिया बान को बंद करो, दाम दो। अरे नहीं देती दाम, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? सास का शोर शराबा सुनकर सांवरी सर पर पल्ला लिए बाहर आकर कहती है, अरे माँ जी, ये कैसी मुठभेड़ मची है यहाँ? अरे हम बतावत हैं बहुरिया, तुम्हारी ये बिगड़ी बला सास पैसे के ना देवे के खातिर आंख के बांट चलावत है। लागत है तुहार ससुरी बूढ़ा में बौरा गईल है। अरे ये रखिए अपने पैसे। सासू माँ के बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सब्जी वाले के जाते ही रसवती अपनी बहू पर बिगड़ जाती है। अरे मेरी मंद बुद्धि बहू, तुझे बीच में आने को किसने कहा था? मैं बात कर रही थी ना। बस कीजिए सासू माँ। अरे आप क्यों अपने बुरे आचरण से पिताजी और हम सबका नाम नीलाम करती हैं? बढ़ते बुढ़ापे में ये सब आपको शोभा नहीं देता। अरे साफ तौर पर क्यों नहीं कहती कि तुझे अपनी जवान सास से जलन है? अब तुझे सजने संवरने की बजाय सादगी स्वरूप बहू का ढोंग करना है तो कर। तेरी सास को तेरी तरह झूठा स्वयं रचना पसंद नहीं। समय गुजरता है जिसके साथ रसवती की रास लीला बढ़ती जाती है। एक दिन वह टीवी में सौंदर्य साबुन का प्रचार देखकर कहती है, क्या सचमुच ये सौंदर्य साबुन मेरे चेहरे की काया पलट कर सकती है? रसवती लाली पाउडर लगाए बनिए के पास आती है। अरे आओ आओ रसवती भौजाई, क्या चाहिए?
सौंदर्य साबुन जिसे मेरा रूप और ज्यादा संवर सके। अरे भौजाई, अब और चेहरे को कितना चमकाओगी? पहले ही आपका चेहरा इतना गोरा गुलजार हो रहा है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे बिरजू बनिया। बनिया उसे सौंदर्य साबुन देता है, जिसे लिए रसवती ठुमक ठुमक कर घर का रुख करने लगती है कि एकाएक पीछे पलट कर कहती है, वही खाते में लिख लेना, बाद में दे दूंगी। उसके जाते ही बनिया बिगड़ा बेबाक मुंह बनाए कहता है, अरे न जाने इस बढ़ते बुढ़ापे में सौंदर्य साबुन लगाकर कौन सी मेनका उर्वशी बनने का इरादा है इस सरस्वती देवी का। इसे अपनी संस्कारी बहू से सीखने की जरूरत है। अरे बहू के संस्कार के साथ इस बेशरम बेहुदा सास की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। अपनी बेशर्मियों के आगे बिगड़ी रसवती की रास लीला अभी भी कहाँ रुकने वाली थी। उसे तो अभी बेहुदगी में अव्वल दर्जा जो प्राप्त करना था। एक सांझ जब रसवती टीवी में नजरें गड़ाए बैठी थी तो वह स्टेज शो देखते हुए कहती है, समय कितना आगे बढ़ गया है, शायद मुझे भी मेकओवर करवा लेना चाहिए, ताकि फिर देखना गांव की सारी लुगाई जल भुनकर राख होती हैं। रसवती पैसे लेकर पार्लर पहुंचती है, जहां पार्लर वाली कहती है, कहिए क्या कराना है आपको माँ जी? पहले तो मुझे माँ जी मत बुलाओ, मेरा नाम रसवती है, तुम प्यार से मुझे रसीली कहना। अपने मेकअप से मुझे सुंदर से शहरी सांचे में ढाल दो। मेकअप के साथ रसवती अपने पहरावे को पूरे तौर से बदलकर तब्दील करके घर पहुंचती है, जहां गांव की औरतें उसके घर के आगे जमावड़ा लगाती हैं। सासू माँ, ये कैसा हुलिया बना रखा है आपने? इस बढ़ते बुढ़ापे में ये शहरी पहरावा और इतनी साज सज्जा आप पर जरा भी नहीं शोभ रहा है। मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ। बहू, अब तेरी सास ने साड़ी का शौक छोड़ दिया। सासू माँ, शायद आपको शहरी दौर का ज्यादा ही होड़ चढ़ चुका है। लोक लाज बिसर कर अपनी बेहुदगी बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी। बहू के मुंह जुबानी बुरा बखान सुनकर बेशर्म सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। और फिर क्या था, ताव में आकर वह सांवरी को तमाचा जड़ते हुए कहती है, अरे बंद कर अपने संस्कार का स्वयं रचना, समझी? बहुत धारदार हो गई है तेरी जुबान। रसवती की आवाज बाहर खड़ी औरतों को सीधे तौर से सुनाई देती है। अरे ओ बेशर्म रसभरी रसवती, बेचारी बहू पर जोर क्यों साध रही है? बाहर आ। रसवती बाहर आकर कहती है, अरे तुम लुगाइयों को लोगों के घरों में ताक झांक के सिवा दूजा काम काज नहीं सूझता? अरे ओ बूढ़ी घड़ी लाल लगाम, बढ़ते बुढ़ापे में चुकरियों की तरह लाली लिपस्टिक का लीपा पोती करके तू खुद को हूर की परी समझ रही है? पूरा मर्दन के बीच तुम्हारी ही बेहुदगी की बेशर्मी का बखान होवत है। अरे 55 के उमरिया चंद चिल्लड़ बचाए खातिर आंख भौए मटका के और आपन चाल के ढाल बन के जो फायदा उठावत हैं, उके कारण बिलासपुर के लोग तो के बच्चलन बेशरम लुगाई का खिताब दिए बैठे हैं। अरे जो तुझे सामने से मक्खन मलाई कहते हैं, तेरी बेहुदगी के कारण पीठ पीछे तुझे दूध की फटी फफूंदी कहते हैं। अरे ये साज सज्जा तेरी बहू को शुभता है, मगर इसका सादा रूप अल्पभाषी बोलबाला इसके संस्कारों को साफ तौर से साझा करता है। सीख अपनी संस्कारी बहू से कुछ। सास का सिर शर्म से झुक जाता है और वो बहू से माफी मांगती है। बहू, अपनी इस बेशर्म बेबाक बिगड़ैल सास को माफ कर दे। आज सभी के कड़वे शब्दों ने तार बघार करके तेरी सास को सबक सिखा दिया। सासू माँ पुरनिये कह गए हैं कि जैसा देश वैसा भेष रखो, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। उस रोज के बाद बेशर्म सास अपनी संस्कारी बहू से रहन सहन एवं स्वर शब्द सीखकर सादगी के साथ नई शुरुआत करती है, जिसे कल तलक बेशर्म सास का बुरा बखान करने वाले व्यक्ति जन के स्वर सास की सराहना करते नहीं थकते, जिसका सारा श्रेय बिलासपुर की औरतों और संस्कारी बहू सावरी को जाता है। कुम्हार गरीब बहू। शाम का समय था। चारों तरफ गर्म माहौल, सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। भूमि अपनी सास निर्मला के कंधे पर सर रखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसके सामने उसके पति रवि की चिता जल रही थी। एक दुर्घटना के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। भूमि का पति एक कुम्हार था और वह बहुत गरीब लोग थे। उसके पति के मरने के बाद उसकी सास निर्मला और उसके बेटे की जिम्मेदारी भूमि के सर आ गई थी। रवि का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं निर्मला भूमि के साथ अपने घर लौट आती है। तभी निर्मला भूमि से कहती है, बहू, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा हो गया है। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो?
अगर रवि जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और मेरा बेटा तो आपके साथ हैं। बिना आदमी के जीवन सरल नहीं है बहू, तुझे मैं कैसे समझाऊं? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? रवि जी की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। उस रात भूमि अपने घर में खाना बनाकर अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिला देती है और सो जाती है। अगले दिन सवेरे होते ही वह अपने घर के सभी कामों को निपटाकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और अगले दिन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्यारे प्यारे बर्तन। अरे सुनो जरा, मुझे 2 मिट्टी के प्याले तो देना जरा। ये लीजिए आपके मिट्टी के प्याले। लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगता है। अब वह मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गुलदस्ते, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी से बने हुए गमले बनाकर बेचना भी शुरू कर देती है। नई नई चीजें गांव वाले खरीदने लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ गांव में भी शहर जैसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने कम हो जाते हैं। एक रोज, बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए प्यारे प्यारे बर्तन। उस दिन भूमि को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी बर्तन नहीं बिक पाता और ना ही एक भी मिट्टी से बना हुआ खिलौना बिक पाता। जिसके बाद वह अपने सभी बर्तनों को टोकरी में भरकर अपने सर पर रख लेती है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत तेजी से कार आती है। भूमि की उस कार से टक्कर होने वाली होती है। इतने में कार में बैठा आदमी जोर से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से भूमि के सभी बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी भूमि गुस्से से कहती है, अरे ओ बाबूजी, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं पड़ता? हर इतनी बड़ी औरत चलते हुए रास्ते पर दिखाई नहीं दी तुम्हें? तभी कार के अंदर से एक पृथ्वी नाम का लड़का निकलकर बाहर आता है, जो भूमि को देखकर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। अरे अंधे के साथ बहरे भी हो क्या? मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? ओहो, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। भूमि के इतने सारे मिट्टी के बर्तनों को टूटा हुआ देख पृथ्वी अपनी जेब से पैसे निकालकर भूमि को पकड़ाने लगता है, लेकिन तभी भूमि कहती है, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत करके दोबारा से इन मिट्टी के बर्तनों को बना लूंगी। इतना कहकर भूमि वहां से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ भूमि पृथ्वी के दिल और दिमाग में जगह बना चुकी थी, जिसके बाद पृथ्वी अपने पिता दुर्योधन के घर पहुंचता है, जो कि गांव के मुखिया थे। अरे वाह बेटा, आ गए तुम। तुम्हें देखकर तो दिल को सुकून मिला है। दुर्योधन अपने बेटे पृथ्वी से खूब सारी बातें करता है, जिसके बाद वो लोग खाना खाकर रात के समय सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी भूमि को उसके मिट्टी के बर्तन टूटने की वजह से रात के समय मेहनत करनी पड़ जाती है। वह पूरी रात मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाती रहती है। अगले दिन जब भूमि बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही होती है, तब वहाँ पृथ्वी घूमता हुआ पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नजर भूमि के ऊपर पड़ती है, वह उसे छुपकर देखने लगता है। अरे बहन जी, यहाँ आओ, यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन हैं। इतने अच्छे बर्तन आपने कहीं नहीं देखे होंगे। भूमि काफी देर से अपने मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं लेता, जिसके बाद वह मायूस होकर चुपचाप बैठ जाती है। पृथ्वी ये सब छुप कर देख रहा होता है, जिसके बाद वह उसकी दुकान में आता है। अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। एक रात में तुमने इतने सारे बर्तन बना भी लिए, और देखो तो ये छोटे छोटे गमले कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खरीद सकता हूँ? मेरे मिट्टी के बर्तनों को छूना भी मत। मैं तुम्हें अपने बर्तन नहीं बेचना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन मुझे तो ये सारे बहुत पसंद है, पर मैं ये सभी खरीदना चाहता हूँ। बताओ क्या कीमत है इनकी? अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर मुझ पर एहसान करोगे, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम? मुझे तुम्हें अपना एक भी बर्तन नहीं बेचना। जाओ यहाँ से, चले जाओ। भूमि की ये बात सुनकर पृथ्वी कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह अपने नौकर को भेजकर भूमि के सभी बर्तन खरीद लेता है। ये बात भूमि को पता नहीं चलती, क्योंकि भूमि इस बात से अनजान थी कि पृथ्वी उसी के गांव के मुखिया का बेटा है। अब रोज रोज पृथ्वी किसी न किसी बहाने से भूमि को देखने के लिए उस बाजार में घूमना शुरू कर देता है। ये बात भूमि को समझने में देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देती है। पृथ्वी भूमि से प्यार करने लगता है। ये बात मुखिया का एक नौकर कालू जाकर मुखिया से कह देता है। अरे मालिक, ये अंदर की बात है। छोटे साहब जी उस विधवा के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं।
वो उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही पृथ्वी घर पहुंचता है, दुर्योधन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या तुम गांव की किसी विधवा औरत के पीछे पागल हो रहे हो? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर पृथ्वी एक बार भी संकोच नहीं करता और अपने पिता को अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर दुर्योधन कहता है, एक विधवा औरत से तुम प्यार कैसे कर सकते हो? मैं एक विधवा को अपने घर की बहू हरगिज नहीं मान सकता। इतना कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है। जिसके बाद दुर्योधन भूमि का पता लगाता है और उसका जीना हराम कर देता है। जहां से भूमि मिट्टी लेकर आया करती थी, वह खेत मुखिया का ही होता है, जिसकी वजह से बेचारी भूमि मिट्टी नहीं ले पाती और उसे मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। वहीं धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की कमाई भी मर जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। भूमि अपनी सास से, माँ जी, अगर इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा तो हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रख। भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में केवल एक ही समय का खाना बन पाता है। तभी एक दिन भूमि को ये पता चलता है कि पृथ्वी मुखिया का बेटा है, जिसके बाद उसे पृथ्वी के बारे में एक गलतफहमी हो जाती है और वह सीधा पृथ्वी से कहती है, तो अब मुझे पता चला तुम मुखिया के बेटे हो और इसी वजह से तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान हैं और तुम इतने खुदगर्ज। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भूमि के मुंह से इतना कड़वा सुनकर पृथ्वी बहुत हैरान रह जाता है, जिसके बाद पृथ्वी को ये समझने में देरी नहीं लगती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे कैसे इंसान हो आप? क्या आपको अपने बेटे की खुशी पसंद नहीं? एक बाप होकर आपने अपने बेटे के साथ ऐसा किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपका गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पृथ्वी की ये बात सुनकर दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वह सीधा भूमि के घर जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। जिसके बाद वह भूमि का हाथ अपने बेटे पृथ्वी के लिए मांग लेता है। भूमि पृथ्वी की अच्छाइयाँ देखकर उससे शादी कर लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। लालची पाव भाजी वाली सास बहू। बच्चे बूढ़े सबकी पसंद पिंटू के पाव भाजी। आओ भैया खाओ मसालेदार गर्मा गर्म पाव भाजी। बाजार के बीचों बीच पिंटू अपने पाव भाजी का ठेला लगाए खड़ा था, जहाँ से गुजरने वाली सत्यवती और बिंदु नामक दो सास बहू आपस में बात करती हैं। देख लो सासू माँ, लोगों में पाव भाजी खाने की इतनी होड़ मची है कि सैकड़ों लोग इसे घेरे खड़े हैं। ये पिंटू पाव भाजी वाला अच्छे नोट छापता है। बहू तभी तो इस पाव भाजी के भरसक कमाई भर से चौरस घर बार बना चुका है। और तो और माँ जी, बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। बात करते हुए दोनों सास बहू घर आती हैं, जहाँ महेंद्र की गोदी में बैठा 7 साल का चिंटू पूछता है, माँ, दादी माँ, आप दोनों मेरे लिए बाजार से क्या लाए हो? तेरे लिए घुइयां और कद्दू लाए हैं, ले रख ले इसे अपने पेट के पिटारे में। अरे भगवान, भला अपने बच्चे के साथ कोई ऐसे बेरुखी से पेश आता है क्या? ये सुनकर बिंदु रोने का स्वैंग रचते हुए कहती है, तो क्या करूं? सारे सुरेनमनपुर गांव में मुझे जितनी बेबस माँ कोई नहीं होगी। अपने बच्चे को एक पाई की चॉकलेट भी नहीं ला सकती। तुम नाप तोल कर पैसे जो देते हो। तुम्हारे हटीले स्वभाव से उकता गया हूँ मैं बिंदु। मेरी जितनी आमदनी होगी उसी के अनुसार तो घर खर्च दूंगा। चोरी डकैती करने तो नहीं जाऊंगा ना। बेटा, तेरे बाबूजी को स्वर्ग सिधारे इतना बखत बीत गया, मगर इतने बरस बावजूद तेरी पगार 5,000 के पार नहीं पहुंची। इसीलिए हम सास बहू ने तय किया है कि हम कुछ पैसे लगाकर पाव भाजी बनाकर बेचेंगे। सत्यवती अपने जेवर बेचकर जोड़ी हुई जमा पूंजी से पाव भाजी का सामान खरीदती है। भोर सवेर दोनों पाव भाजी बनाकर ठेले पर लादे उन्हें बेचने बाजार आती हैं। आओ भैया आओ, भोजाई आओ और खाओ ताजे गर्मा गर्म पाव भाजी। कुछ देर बाद, माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू बाजार में अपने ठेले के साथ धरना दिए हुए हैं, मगर अब तक न एक ग्राहक आया न बोनी बट्टा हुआ। अरे बहू, इस मुए पिंटू पाव भाजी वाले के चलते हमारा धंधा मंदा है। देख ले, सवेरे इसका ठेला पाव भाजी से ठक्कम ठेल भरा हुआ था और देर दोपहर सब सफा चट हो गई। सासू माँ,
शायद हमको अपनी पाव भाजी का सस्ता शुल्क करना होगा, तभी हम सास बहू के बनाए पाव भाजी की बिक्री होगी। फिर क्या था, स्वार्थी सत्यवती जोरों शोरों से पाव भाजी की प्रदर्शनी करने लगती है। अरे आओ और खाओ, एकदम सस्ते शुल्क में ताजे मुलायम पाव, दमदार मसालेदार भाजी के साथ। सारे ग्राहक पिंटू के ठेले को छोड़ सास बहू के ठेले पर जम जाते हैं। जहां बहू पाव भाजी बनाती तो सास ग्राहकों के बीच परोसती। देख बहू, सांझ ढलाई, अब हम दोनों को घर की ओर अग्रसर होना चाहिए। हाँ सासू माँ, चिंटू भी हमारी बाट जो रहा होगा। घर आने पर दोनों सास बहू अपनी पहली कमाई के पैसे को गिनती हैं। सासू माँ, पहले ही दिन हम सास बहू ने पाव भाजी से बहुतायत कमाई की। सो तो है बहू, मगर हमने पाव भाजी बनाने में लागत भी तो ऊंची दर की झोंकी थी। सासू माँ, अगर हम चाहें तो लागत की दर बेहद सीमित हो सकती है। जैसे हम ताजी हरी सब्जियों की बजाय कम कीमत की सब्जियां खरीदकर भाजी तैयार करें और पाव बनाने में महज मैदा नहीं बल्कि उसमें आधा आटा इस्तेमाल करेंगे तो इससे लागत अल्प मात्रा में लगेगा। लालची सास बहू थोड़ी कमाई से संतुष्ट नहीं रही, इसलिए अब वह दोष युक्त सामग्री से मिलावटी पाव भाजी बनाने लगी। पाव भाजी खा लो भैया, पाव भाजी। सास बहू ने बनाया सस्ता, किफायती, मजेदार, मसालेदार पाव भाजी, खाओ खाओ। सत्यवती की आवाज सुनकर सुब्रमण्यु नामक एक शख्स वहां आकर कहता है, अयो पाव भाजी की प्लेट कितने की देती जी? चाचा, एक पाव भाजी की प्लेट मात्र 50 रुपए में है, जिसमें 4 बड़ी पाव, 1 कटोरी भरी पूरी भाजी, साथ ही मक्खन की टिकिया शामिल है। अयो राम, आज के दौर में 50 रुपया में इतना कुछ मिलेंगे? अयो रामा, जल्दी से 2 बड़े बड़े प्लेट लगा दो। बिंदु फौरन ही पाव भाजी से सजी धजी प्लेट सुब्रमण्यु के सामने परोसती है। भोला भाला सुब्रमण्यु स्वाद स्वाद में पाव भाजी की एक प्लेट तो खत्म कर जाता है, मगर उसी के साथ उसके पेट में हलचल होने लगती है। अयो रामा, हमारे पेट में गड़गड़ होता जी। अरे भाई, गरम गरम पाव भाजी खा रहे हो, इसीलिए पेट में थोड़ी परेशानी हो रही है। भोला भाला सुब्रमण्यु सत्यवती की मिथ्यपूर्ण बात से सहमत हो जाता है और जैसे तैसे पूरी पाव भाजी खत्म करके सास बहू को पैसे चुकता करके चला जाता है। अरे वाह सासू माँ, आप तो बड़ी सयानी निकली। इस पोपटलाल ग्राहक के सामने पाव भाजी की जबरदस्त टिप्पणी की। पैसे कमाने की होड़ में लालची सास बहू अपना स्वार्थ साधने के लिए पाव भाजी के सस्ते शुल्क से उपभोक्ताओं पर निशाना साधते। ग्राहक भी बड़े चाव से उनके ठेले पर आके दोषपूर्ण पाव भाजी खाते और अगले दिन बीमारी का बिस्तर उन्हें अपनी जकड़ में ले लेता। ये सिलसिला यूं ही चलता गया। एक दिन प्रियांशी अपनी सहेलियों के साथ उनके पास आती है। आंटी, जरा जल्दी से 4 प्लेट पाव भाजी लगा दो। हाँ जरूर बिटिया। दोनों सास बहू झटपट से 4 प्लेट पाव भाजी लगाकर उन्हें खाने को देती हैं। जैसे ही प्रियांशी पाव भाजी का पहला कौर खाती है, बुरा बेबाक मुंह बनाकर कहती है, याक आंटी, इस भाजी के भीतर से बेतहाशा बदबू आ रही है, जैसे सब्जियों की सड़न की दुर्गंध आती है, और ये पाव भी पूरे तौर से ताजा नहीं है। प्रियांशी के मुंह से पाव भाजी के प्रति नुशक निकलता देख सास बहू का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है। तभी बिंदु बात को बदलते हुए कहती है, मेम साहब, जरूर आपके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, इसीलिए आपको स्वाद का सही तौर से पता नहीं चल पा रहा, वरना ग्राहक तो पेट भर के पाव भाजी खाते हैं। हाँ बेटी, हम सास बहू बड़े सफाई से पाव भाजी बनाते हैं। हमारे ठेले के पाव भाजी के आगे तो 5 सितारा होटल के व्यंजन भी फीके हैं। पढ़ी लिखी प्रियांशी भी चालाक सास बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। हर एक गुजरते दिन के साथ समय सप्ताहों में शुमार हो जाता है। एक दिन जब सास बहू देर रात पाव भाजी बेचकर घर आती हैं, तो पिंटू पाव भाजी वाला पहले ही उनके घर में बैठा होता है। अरे ओ मुए, ये क्या घुसपैठिए की नाई हमारे घर में घुसा बैठा है। माँ, पिंटू ने मुझे आपके पाव भाजी का पुख्ता प्रमाण दे दिया है। आप दोनों सास बहू भोले भाले ग्राहकों के साथ सरासर धोखाधड़ी कर रही हैं। अरे महेंद्र, इस पाव भाजी वाले की तौर तरकीब तू नहीं समझेगा। ये हम सास बहू की कमाई से कुड़ता है। माता जी, आप दोनों ने पहले ही मेरे पेट पर लात मार दी, मगर मैंने उल्हाना नहीं दी। मगर ये सवाल ग्राहकों की सेहत का है। आहा, हमें ये सच्चाई खराई का पाठ मत पढ़ाओ।
दोनों सास बहू बहसबाजी करने लगती हैं। तभी चिंटू अपना पेट पकड़कर जोरों शोरों से करहाता है। माँ, मेरा पेट। इसी के साथ चिंटू मितली करता है। सभी घबराकर उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, जांच से मूल्यांकन मिला है, बच्चे के भोजन नलिका में पाव भाजी के मैदे के कण चिपके हैं। बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा? हम तो भरसक कोशिश कर सकते हैं, हम भगवान पर भरोसा रखिए। डॉक्टर के जाते ही गुस्से से मंदा महेंद्र कहता है, आप दोनों के किए की कटनी अब मेरे बेटे को काटनी पड़ रही है। 2 घंटे बाद खतरा टल गया है, आप चिंटू से मिल सकते हैं। दोनों सास बहू चिंटू के पास आती हैं। चिंटू, तू चोरी छिपे पाव भाजी खाता था, सच बता। हाँ दादी माँ, रोजाना रात को जो बचा कुचा पाव भाजी आप दोनों घर लाते थे, मैं उन्हें छुपाकर खाया करता था। सॉरी दादी। इस घटना के बाद सास बहू को सबक मिलता है। माँ जी, हमने पैसे के लालच में अंधा होकर केवल अपना स्वार्थ साधा। बहू, चाहे अब हमारे दुकान से हम 1 पाई ही क्यों ना कमाए, मगर ईमानदारी से कमा लेंगे, क्योंकि बेईमानी के 10 से ईमानदारी का 1 रुपया बेहतर है। अगले दिन से दोनों सास बहू पूर्णतया बेहतर पाव भाजी बनाने लगती हैं। ईमानदारी की कमाई से माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें बड़ी बरकत बख्शी, जिससे उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़ा। 5 चुड़ैल बहुओं की सौतेली सास। अरे बरसों बाद मैं अपने गांव धारावी लौटा हूँ। सही तौर से याद भी नहीं कि मेरा घर किस गलियारी चौबारे में है। घर का रास्ता पूछने के लिए वो एक दरवाजा खटखटाता है तो चुड़ैल खोलती है। कहो, किससे मिलना है? चुड़ैल को अपने सामने खड़ा देख जतिन स्तब्ध रह जाता है। तभी चुड़ैल की क्रूर सास कमला उसके बाल पकड़कर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बहू, तू मेरे चंगुल से भागने की ताक में है? चल कर बर्तन मांज, वरना तुझ चुड़ैल की चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसी के साथ फाटक बंद हो जाता है और जतिन कहता है, ये धारावी गांव किस दौर से गुजर रहा है? एक जिंदा सास अपनी मुर्दा बहू पर पैतरे साध रही है। उस चुड़ैल बहू का सहमा स्वर उसकी क्रूर सास का खौफ साफ तौर से साझा कर रहा था। जतिन सारे रास्ते चुड़ैल बहू के बारे में ही सोचते विचारते घर पहुंचता है। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्ग भीमा से पूछता है, अरे भीमा काका, आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। मैं उन 5 चुड़ैलों के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर उनकी जीती जागती सास एक साथ 5 मृत बहू पर हुकूमत कैसे जता रही है? अरे उनकी कसाई सास कमला उन बेचारी चुड़ैल बहुओं की सौतेली सास है, जो उन पर हर एक दिन सैकड़ों सताब करती है। सांझ को सिर्फ एक पर ही उन चुड़ैल बहुओं के घर का मुख्य द्वार खुलता है। बस वहीं से हम गांव वालों ने उन चुड़ैल बहू की छवि को देखा है। जतिन अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, अरे सांझ की सुनहरी बेला हो चली है। अच्छा काका, चलता हूँ। जतिन भागता हुआ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर इस कसाई औरत ने मुझे देख लिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। जतिन एक ओट में छिपकर कमला की करतूत देखने लगता है। कमला एक कांटेदार डंडा लिए अपनी 5 चुड़ैल बहू को धमकाती है। अरे ओ मेरी बेला की बला बहू, एक एक बर्तन चमकता नजर आना चाहिए, वरना सासू माँ, चिंता मत कीजिए। कमला चिंता नहीं करती, बल्कि चिताओं पर भी राज करती है। सावरी कप कपाते कदमों से अपनी सौतेली सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, आपकी बनारसी साड़ी धो दी है, देख लीजिए। कमला जानबूझकर सावरी के कामों में कमी निकालकर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बकलौल बहू, ऐसे धुलती है साड़ी क्या? कपड़े कैसे धुलते हैं, अब तुझे ही अपनी सास की धुलाई से समझ में आएगा। सौतेली सास कसाईयों की नाई सावरी को चाबुक से मारती है। दर्द से छटपटाती चुड़ैल की आंखों से खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। आज इस चाबुक से मार मार कर तुम चुड़ैल बहू की बोटी बोटी अलग करके रख दूंगी। एक काम ढंग से नहीं होता। कमला का क्रूर अत्याचार देखकर बची हुई बाकी चुड़ैल बहू सावरी को बचाने दौड़ती हैं। सासू माँ जेठानी जी को छोड़ दीजिए, हम उन्हें समझा बुझा देंगे। बड़ा याराना लगता है तुम 5 चुड़ैल बहुओं के बीच।
अब ये सौतेली सास तुम 5 को एक साथ सूतेगी, बड़ा मजा आएगा। क्रूर सौतेली सास कमला एकाएक पांचों चुड़ैल बहुओं को बेहद बुरे तौर से मारती है। तभी फाटक बंद हो जाता है। अरे ये सास है या कसाई? अरे इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता जिस तरीके से ये अपनी चुड़ैल बहुओं को पीट रही है। इन चुड़ैल ने मुझे असमंजस कर दिया है। आखिर ये पांचों चुपचाप से ये सब कुछ क्यों सहन कर रही हैं? रात का अंधेरा घिर आने पर जतिन अपने घर लौट आया है। सन्नाटा छाने के बाद सारी रात उन पांचों चुड़ैल बहुओं की चीखें पूरे धारावी के हवा के साथ सारी रात गूंजती रहती हैं। प्रत्येक सांझ जतिन उस ओट में छिपकर सौतेली सास का चुड़ैल बहुओं के साथ बुरा बर्ताव देखा करता। फिर एक सांझ कमला चुड़ैल बहुओं को धमकाते हुए कहती है, अरे मेरी 5 कामचोर चुड़ैल बहुओं, ये झोला उठाओ और बाजार से जाकर साग सब्जियां ले आओ। अगर रास्ते में रुक कर किसी से बातचीत करने की कोशिश की तो तुम्हारी इस आत्मा को सीधे परमात्मा के पास पहुंचा दूंगी। जी सासू माँ। पांचों चुड़ैल बहुएं एक साथ बाजार की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी जतिन उन्हें बाजार के सुनसान मोड़ की राह में घेर कर पूछता है, अरे जरा ठहरो, मैं अक्सर छिपकर तुम पांचों चुड़ैलों को साथ तुम्हारी सास का बुरा बर्ताव देखता हूँ। मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम पांचों चुड़ैल होने के बावजूद भी ये जाति क्यों सहन कर रही हो? अरे ओ नादान लड़के, हम चुड़ैलों का रास्ता छोड़ दे। अगर हमारी सौतेली सास ने तुझे हमारे इर्द गिर्द भटकता देख लिया तो बाकी दिनों में बजाय सैकड़ों गुना ज्यादा सताव सहना होगा हमें। अरे फिक्र मत करो, मैंने अपने एक साथी को तुम्हारी सास के पास छोड़ रखा है। वो तुम्हारी सास को बातों में उलझाए रखेगा। मैं तुम चुड़ैल की मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझसे अपना सुख दुख साझा कर सकती हो। कमला देवी हमारी सौतेली सास है। तकरीबन 12 बरस पहले हम पांचों सैकड़ों अरमान सजाए बहू बनकर इस घर में आई थी। मगर पहले दिन से ही हमारी सौतेली सास ने हमारे संग से दूरियां साध ली। वो हमें खूब करी खोटी सुनाया करती थी। समय गुजरता गया। एक रोज जब हम बहू अपने पति के साथ बड़े बस में सवार होकर सैर के लिए जा रही थी, दुर्घटना में हम सभी मारे गए। माँ जी को छोड़कर उस समय भी हमारी सौतेली सास ने अपना स्वार्थ साधा। उसने हमारे पतियों का दाह संस्कार तो कर दिया मगर हम पांचों की अस्थियां विसर्जित नहीं की। इसी कारणवश हम पांचों चुड़ैल बनकर उसके चंगुल में फंसी हुई हैं। हम पांचों चुड़ैलों ने भरसक कोशिशें कर ली मगर हमारी अस्थियां हमें कहीं नहीं मिली। अरे फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम पांचों चुड़ैल की अस्थियों को खोज निकालूंगा। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी सौतेली सास के खौफ से आंधी तूफान में तब्दील होकर बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटती हैं, जहां कमला आंगन के बीचों बीच कुर्सियां लगाकर बैठी होती है। इतनी देर कैसे हुई? कहाँ थी तुम 5 चुड़ैल? कहीं भी नहीं। हम पांचों तो बाजार से सीधा घर ही आई हैं। तो फिर तेरी जुबान क्यों थरथरा रही है? कहीं तुम चुड़ैल मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही? गुस्से में बौखलाकर कमला बेचारी चुड़ैल बहुओं के बाल काटकर आग में झोंक देती है, जिसे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ये क्या किया आपने सासू माँ? आवाज नीची। आज तो सिर्फ तुम्हारे बालों की बलि दी है। अगर तुम चुड़ैलों ने दोबारा कोई चालाकी की तो अगली बार बाल की बजाय तुम्हारी खाल की बलि चढ़ाऊंगी। पांचों चुड़ैल बिलख बिलख कर रोती हैं। गांव में सन्नाटा छाने के बाद जतिन दीवार फांदकर चुड़ैलों के घर में घुसता है। तभी आधी रात दबे पांव कमला आंगन में लगी तुलसी की मिट्टी हटाकर 5 मिट्टी के मटके निकाल कर कहती है, मेरी चुड़ैल बहुओं को कभी कानो कान खबर नहीं होगी कि उनकी अस्थियां इस तुलसी की मिट्टी में दफन है। भरसक कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ पहुँचने से पहले ही भस्म हो जाएंगी। कमला के जाने के बाद जतिन चुड़ैल की अस्थियों को निकालकर उसको लेकर चुड़ैल के पास आता है। अरे देखो, मैंने तुम पांचों की अस्थियां खोज ली। अरे बरसों बाद हमें मुक्ति मिलेगी। इसे ले जाकर गंगा में बहा दो। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सौतेली सास को एक बार सबक सिखाओ। जब 5 उंगलियां एक मुट्ठी में बदल जाती हैं तो उसे खोलना बड़ा कठिन होता है। पांचों चुड़ैल सो रही सौतेली सास के पास आकर अपनी असीमित शक्ति से उसे हवा में उड़ाती है कि कमला नींद से जाग जाती है। अरे मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो वरना।
वरना क्या सौतेली सासू माँ? वरना तुम पांचों बहुओं की अस्थियां गंगा की बजाय शौचालय में बहा दूंगी। ये सुनकर बौखलाई बेला चुड़ैल कमला की गर्दन धर दबोच कर कहती है, बढ़िया, तूने मुझे बला कहा था ना, आज ये बला अपनी कला से तेरी काया पलट कर देगी। बेला उसे ताबड़तोड़ तमाचे मारती है, जिसके बाद पांचों बहुएं बारी बारी उससे सताती है। अरे बहुओं, अपनी सौतेली सास को बख्श दो। क्यों हमारी सौतेली सासू माँ अपनी बारी में चढ़ भर भी ना सहा गया? याद है ऐसे सैकड़ों सतब हम बहू ने हर एक दिन सहे हैं। फिर किसी की दुखती रग को अपनी ढाल मत बनाना। मैं वादा करती हूँ फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगी। पांचों चुड़ैल बहुएं कमला को छोड़कर जतिन के पीछे पीछे साथ गंगा घाट पहुंचती हैं। जैसे ही उनकी अस्थियां पानी में बहती हैं, चुड़ैल बहुएं सदा के लिए संसार को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाती हैं। सास बहू का कुल्हड़ पिज्जा। नुपुरपुर गांव में एक विधवा सास और विधवा बहू रहती थी। वह दोनों बहुत गरीब थी। उनके पति एक दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला और गांव में कुल्हड़ पिज्जा बेचने का काम शुरू किया। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में संकट आने में देरी नहीं लगती। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अनु अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए दुकान खोलने का समय हो गया है। सभी ग्राहक हमारे कुल्हड़ पिज्जा का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बहू, तू सही कहती है, चल जल्दी चल। सरला और अनु की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वह दोनों सास बहू मिलकर पिज्जा लगाया करती थी। उन दोनों की कुल्हड़ पिज्जा का पूरा गांव फैन था। जैसे ही दोनों सास बहू दुकान खोलती हैं, उनकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है, जिसे देखकर गांव के बाकी के दुकानदार मुंह चढ़ा लेते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई लोगों, जब से ये दोनों विधवा सास बहू ने हमारे गांव में अपना कुल्हड़ पिज्जा बेचना शुरू किया है, तब से हमारे धंधे की तो वाट लग गई है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता, आखिर इन दोनों के कुल्हड़ पिज्जा में ऐसा कौन सा जादू है जिससे ये गांव के लोग केवल इन्हीं की दुकान में चिपके रहते हैं। अरे मेरी चाउमीन को तो कोई पूछत ही नहीं है। अब भला इस तरह हमारा गुजारा कैसे चलेगा? भाई लोगों, हमें कछु तो करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ रात को मौका देखकर इनकी इस दुकान को ही तोड़कर आग लगा देते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ ये दोनों विधवा कैसे अपने कुल्हड़ पिज्जा गांव में बेचती हैं। वह तीनों रात के समय मौका देखकर बेचारी अन्नू और सरला की दुकान तोड़कर उसमें आग लगा देते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के लोग और अन्नू अपनी सास के साथ खड़ी होकर उनकी टूटी और जली हुई दुकान देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब किसने किया? आखिर कौन है वो जिसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं? तभी वहाँ प्रमोद आकर कहता है, जब दूसरों के पेट पर लात मारोगी तो ऐसा ही होगा ना। अरे अपने चलते तुमने कभी हम गरीब लोगों के बारे में सोचा है? अरे बड़े फैन हो रहे थे गांव के लोग इन सास बहू के कुल्हड़ पिज्जा के। अब हम भी तो देखें बिना दुकान के ये दोनों सास बहू कुल्हड़ पिज्जा कैसे बेचती हैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हो इन बेचारी बेबस औरतों को? और जिसके नसीब में जितना लिखा है उन्हें उतना ही मिलेगा। ऐसा कहकर वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले भी थोड़ा बहुत तमाशा देखकर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। वह दोनों सास बहू मायूस होकर वापस अपने घर को लौट जाती हैं। जिसके बाद सरला अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक ग्लास पानी तो देना। अभी लाई माँ जी। अरे कितनी मेहनत लगी थी मेरी और तेरी इस पिज्जा दुकान को बनाने में। मैं आज जब हमारी दुकान टूटकर चूर हो गई तो गांव वालों ने भी हमसे मुंह फेर लिया। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, जिस किसी ने भी हमारी पिज्जा कुल्हड़ की दुकान तोड़ी है, मैं उसे जेल की हवा तो खिला कर ही रहूंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। तुझे याद है ना वो काली रात, हमारी जिंदगी की सबसे भयानक रात? याद है माँ जी, कैसे भूल सकती हूँ। उस दुर्घटना ने तो हमें आज तक उभरने ही नहीं दिया। करण जी कई सालों के बाद वापस घर लौट रहे थे। पिताजी करण जी को घर लाने एयरपोर्ट पहुंचे। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। ना तो करण जी उस रात वापस लौटे और न पिताजी। उस एक्सीडेंट ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मत रो बहू, जो होना था हो गया। जब हमने उस दुर्घटना के बाद भी खुद को संभाल लिया था तो ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। लेकिन माँ जी, हमारी इतनी मेहनत से बनाई हुई दुकान किसी ने कुछ ही सेकंड में तोड़ दी। अब हम दोबारा कैसे शुरू करेंगे?
जैसे हमने पहले शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही हम हार नहीं मानेंगे। तुझे तेरे बाबूजी की तो बात याद है ना, हर बार जीतना संभव नहीं होता, कई बार हार कर जीतना पड़ता है। आपने सही कहा माँ जी, अगर आज हम कुछ लोगों से डर कर हार गए तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें कल संभलने के लिए आज संभलना बहुत जरूरी है। अगले ही दिन सरला और अन्नू दोनों सास बहू फिर से कुल्हड़ पिज्जा बनाने की तैयारी में लग जाती हैं और गांव में एक छोटा सा टेंट लगाकर कुल्हड़ पिज्जा बेचना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते उन दोनों की कुल्हड़ पिज्जा खाने गांव के लोग आने लगते हैं। अरे हमने इनकी दुकान तोड़ दी, इसके बाद भी इन्होंने कुल्हड़ पिज्जा बनाना नहीं छोड़ा। अरे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम कुछ कीड़े उठाकर इनके कुल्हड़ पिज्जा में डाल दें। जब लोग कीड़े वाले कुल्हड़ पिज्जा खाएंगे तो कोई भी इनकी दुकान में पिज्जा खरीदेगा ही नहीं। अरे ये प्लान तो सबसे अच्छा है। ऐसा सोचकर वह तीनों इस बार बेचारी अन्नू और सरला के कुल्हड़ पिज्जाओं में मौका देखकर कीड़े छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब गांव वाले उनके कुल्हड़ पिज्जा खाते हैं तो उनके कुल्हड़ पिज्जा में कीड़े निकलने लगते हैं। हाय हाय सत्यानाश हो इन दोनों सास बहू का। अरे देखो तो सही, इन्होंने कुल्हड़ पिज्जा में कीड़े डाल रखे हैं। हाँ हाँ तुम सही कहती हो, ये देखो हमारे वाले में भी कीड़े पड़े हैं। हाय राम, इन्होंने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवा दिया। तभी गांव के सभी लोग उन दोनों के ऊपर बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगते हैं। देखिए शांत हो जाइए, हमें नहीं पता कि हमारे कुल्हड़ पिज्जा में कीड़े कहाँ से आए। हमने बहुत सावधानी से ये कुल्हड़ पिज्जा बनाए थे। अरे भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, आप लोग हमें गलत समझ रहे हो। गांव के लोग गुस्से से अन्नू और सरला को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ एक मदन नाम का आदमी आता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, अरे क्यों मार रहे हो इन दोनों बेचारी सास बहू को? अरे इन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, सारा किया धरा तो मनोहर, प्रमोद और कौशल का है। अरे इन्होंने अपनी दुकान चलाने के चलते इन बेचारी सास बहू का जीना हराम कर दिया है। पहले तो इन्होंने इनकी दुकान जला दी और अब इन्होंने इन बेचारी के कुल्हड़ पिज्जाओं में कीड़े छोड़ दिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मदन की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोहर, कौशल और प्रमोद अपनी सच्चाई बाहर आने के बाद वहाँ से खिसकने लगते हैं। अरे रुको, तुम कहाँ खिसक रहे हो? जो तुमने किया है पहले उसकी माफी तो मांग लो। हमें माफ कर दो सरला बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी भलाई के चक्कर में तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। एक औरत को आदमी से आगे जाते हुए देख हमसे रहा नहीं गया और हमने तुम्हें बर्बाद करने का सोचा। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है, हमें माफ कर दो और जाने दो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें तो बेटा जेल की सलाखों के पीछे चक्की न पिसवा दी तो मेरा नाम भी सावित्री नहीं। सावित्री तुरंत पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद वह तीनों को पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस उन तीनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ अन्नू और सरला मदन का शुक्रिया अदा करती हैं। मदन भैया, अगर आज आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये गांव वाले तो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हाँ बेटा, आज तेरी ही वजह से हम दोबारा से सर उठाने लायक हुए हैं। अगर आज तू हमारा साथ न देता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होते। अरे आप दोनों को मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए शांत था। सरला बहन, हमें भी माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई तुम दोनों को समझने में। गांव के सभी लोग अन्नू और सरला से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद से गांव वाले मिलकर अन्नू और सरला को एक नई दुकान बनाकर देते हैं, जिसमें वह अपने कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।